यस सर। बोलिए, अपना परिचय दीजिए आप। I'm Mukarram Ali. I'm 14. I'm from Girwasuti. I'm a student. I love reading. I want to be an IAS officer. My father is an Ayurved doctor. मुकरम जी, आप ये बताइए कि आप IAS ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं? सर, IAS ऑफिसर मेरा एक सपना है और IAS ऑफिसर इंडिया का सबसे टॉप जॉब है, इसलिए मैं IAS ही एक्सेप्ट किया। अच्छा ये बताइए मुकरम जी कि IAS ऑफिसर बन जाने के बाद, ठीक है, Yes, आपको क्या फायदा होगा? 2 फायदे बताइए। IAS बनने के बाद सर मेरे को एक अपना पर्सनालिटी मिलेगा, मेरा एक पहचान होगी और मेरा इनकम भी अच्छा होगा। अच्छा, हम लोग जो मानते हैं अभी, हम लोग जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग के यहाँ मानना है कि ज़्यादा रुतबा या तो IPS ऑफिसर का है, Yes, ठीक है। अभी रूरल एरिया में जो है ज़्यादा जो डरते हैं या जिनके पास फोर्स भी ज़्यादा होते हैं, yes, फोर्स के जितना भी अंडर वाला विभाग है, जितने भी विभाग में फोर्स आते हैं वो IPS ऑफिसर एसपी के पास रहते हैं, ठीक है। yes, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जी ठीक सर। है, कि हम लोग के एरिया के अकॉर्डिंग IPS ऑफिसर या दरोगा चूज करते हैं, Yes, ठीक है। तो आप ये छोड़ के IAS ही क्यों चूज किए? वो तो सपना तो अलग बात है, सपना चेंज हो जाता है। जैसे कुछ दिन के बाद मान लीजिए कि आपको कोई अभद्र व्यवहार आपके साथ कोई कर दिया, yes, ठीक है, तो आपका ऐसा तो नहीं कि सपना चेंज हो जाएगा कि मैं अब ये IPS ही बनूंगा? no सर, मेरा बचपन का ये एम है कि मैं IAS ही बनूंगा। IAS ही बनेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आप IAS बन गए, Yes, किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी अगर बदतमीजी ऐसा ना हो कि हो, लेकिन आपके यहाँ फिक्स जब IAS ऑफिसर बनेगा तो आपके यहाँ गार्ड भी फिक्स रहेंगे, yes, फोर्स भी मतलब फिक्स ही रहते हैं, yes, जितना बॉडी गार्ड मिलेंगे उसके अनुसार। मतलब आपको और अगर एक्स्ट्रा चीज़ कोई अगर कराना होगा तो आपको मतलब ऑर्डर ही देना होगा, जी सर, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि आगे जाके सपना आपका चेंज हो जाएगा? no सर। आप ही बताइए मुकरम जी कि आपको IAS ऑफिसर बन जाने के बाद समाज को क्या फायदा होगा? सर मेरे को IAS ऑफिसर बनने के बाद समाज को बहुत सारी फायदाएं होंगी, क्योंकि हमारा समाज हमारे देहात की एरिया जो कि हमारे ज़िले में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं और इन पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मेरा ये जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपने रूरल एरिया को विकसित करूंगा, डेवलप करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ के समाज के स्कूलों में कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों को पैसा देकर पढ़ाने के लिए मन नहीं होता है और एक वो मजदूर भी होते हैं जिनके पास पैसा की कमी होती है, जिसके लिए सरकार एक संस्था खोलती है, मतलब संस्था को एक स्कूल संस्था दी है हम लोगों को, जिसमें पढ़ाई होती है, लेकिन पहले कुछ अच्छी खासी शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन अब अच्छी खासी शिक्षा नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो भी टीचर्स जो मतलब सरकारी टीचर बन जाते हैं वो केवल अपने आराम पर, ऐशो आराम पर ध्यान देते हैं, बच्चों की जो जीवन है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके करियर को खिलवाड़ समझते हैं और उनके लिए वो खुद से मेहनत नहीं करते। ये बताइए मुकरम जी, मैंने मान लिया कि आप IAS ऑफिसर बन गए, यस, शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय के अनुसार मतलब वर्तमान समय को देखते हुए आप क्या चेंजेस करिएगा? शिक्षा को देखते हुए, क्योंकि हमारे जो सरकारी स्कूल है उसमें कोई भी नियम के अनुसार पढ़ाई नहीं की जाती है, क्योंकि एक ही टीचर जाएंगे और पूरे दिन वही क्लास लेंगे, जिसके लिए हमारे स्टूडेंट जो होते हैं, हम हमारे उम्र के जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो शिक्षा के लिए नहीं बल्कि वो एंजॉय करने जाते हैं सरकारी स्कूल में, जो कि हमारी मित्र से पता चलता है। मतलब सरकारी स्कूल में आपके कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूल में एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है। यस,
इसका कहने का तो मेरा हम जो सोच पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप सर आने वाला टाइम में सरकारी स्कूल बंद करा दीजिएगा और सिर्फ प्राइवेट चलवाइएगा। नो सर, मुझे ऐसा कोई सोच नहीं, बल्कि मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा। जो भी उसमें नियम लागू है उसको अच्छे से लागू करूँगा। आप 2 ऐसे नियम बताइए मुकर्रम जी, जी सर। ठीक है? जिससे आप सरकारी विद्यालय को मतलब बेहतर बना सकें। ऐसा आप क्या अपने तरफ से 2 नियम लागू करिएगा जो आपके अंडर में आता होगा और आसानी से लागू हो जाए, आपके अंडर में ही हो जाए। और क्या लागू करिएगा जिससे हमारे समाज को मतलब बेनिफिट हो? सर फर्स्ट ये कि मैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में घंटी बाई घंटी पढ़ाई करवाऊँगा। और वहाँ पर हर चीज़ खराब होती है, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था तो हर चीज़ होती है लेकिन उस पर कोई काम नहीं करता है। जो भी सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दी गई है उस पर मैं अमल करवाऊँगा। जैसे में सर कि जितनी सारी पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें वहाँ पर पढ़ाई नहीं किया जाता है, और कोई भी टीचर रहेंगे तो केवल जाकर एक ही चीज़ पुस्तक पढ़ाएंगे और उसी को फिर से रिवीजन करवा देंगे। लेकिन अगर 6 बुक हैं तो उसमें से एक ही या फिर दो पुस्तक ही मतलब कंप्लीट होते हैं एक सेशन में, और सारी पुस्तकें खाली रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हम अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जिससे हम एग्ज़ाम में भी फेल हो सकते हैं। ये बताइए मुकर्रम जी कि आप तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यस। अभी से लक्ष्य तय हो गया है। यस। आप ये बताइए कि तैयारी आप अभी से शुरू कर दिए हैं? सर आईएएस बनने के लिए बहुत सारी स्किल चाहिए, और उसमें करंट अफेयर्स और एसएसटी को 6 क्लास से ही पूरा अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, जिसमें मेरे को ये लगता है कि मुझ में लगभग सारी स्किल है। जैसे में लीडरशिप की स्किल भी होनी चाहिए, और एक्सप्लेनिंग स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ये सब मुझे लगता है कि अभी है। यस सर, इसीलिए मैं आईएएस बनने के लिए सोच रही हूँ। मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप पूर्णतः तैयारी कब से स्टार्ट कर दीजिएगा? पूर्णतः समझ पा रहे हैं आप? यस। मतलब जैसे आप अभी 8 क्लास में हैं, तो 8 क्लास में अगर हैं तो 8 क्लास का तैयारी हो रहा है। 9th में जाइएगा तो 9th का भी तैयारी होगा। उस टाइप से आप किस समय आप उस अवस्था में पहुँचिएगा, ठीक है, कि आप आईएएस का तैयारी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। यस सर, मैं अभी 8 क्लास में हूँ। इस सेशन में मैं 9th क्लास में चल जाऊँगा, जिसमें से 6 से 9 तक का पूरा रिवीजन करूँगा। इसी तरीके से जब मैं इंटर में जाऊँगा तो उसमें भी इधर 6 से लेकर 10 तक का पूरा एसएसटी कंप्लीट करूँगा और सारी सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल कर लूँगा सर, उसके बाद 1 साल या फिर 2 साल मैं यूपीएससी का तैयारी करूँगा। इसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम लूँगा आईएएस। छोटा ही टीचर पूछा था कि कब से पूर्णतः तैयारी करना ग्रेजुएशन के बाद। तो आपको बोल देना था ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं 6 क्लास से ही तैयारी कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। जो पीछे वाला मैं अभी जो 6-8 में हूँ और 6 क्लास से 6 से 12 तक सब पूछा जाता है, तभी से मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। लेकिन पूर्णतः जब तैयारी में अभी आप पूर्णतः आंशिक रूप से लगे हुए, ठीक है। पूर्णतः जब आप तैयारी में लगेगा, जब मैं पूछ रहा था कि पूर्णतः तैयारी कब, तो ग्रेजुएशन के बाद आपका मैंने कि आंसर ठीक ही रहा, ज़्यादा लॉन्ग हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि आईएएस जो तैयारी जब आप यूपीएससी का नाम पकड़े, ठीक है, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं क्या? सॉरी सर, यूपीएससी का नहीं पता है, आईएएस का। आईएएस का पता है? अच्छा ठीक है, आईएएस का ही बता दीजिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जैसा कि आप ये बता रहे थे कुछ समय पहले, मैं पीछे वापस जाना चाहूँगा कि आपको एक पहचान मिलेगा, रुतबा मिलेगा, ऐसे बोले थे। यस। तो रुतबा के मतलब आप मुझे समझा सकते हैं? यस सर, क्योंकि हर व्यक्ति का एक पहचान होता है। जैसे मजदूर है तो उसका पहचान मजदूर ही होता है, क्योंकि जिस भी घर में अगर काम लगाना हो तो मजदूर का पहचान ही अलग होता है और वो मजदूर के पास ही जाते हैं। इसीलिए हर आदमी का एक अलग पहचान होता है। बिना पहचान के वो किसी भी पद पर नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई शिक्षक है तो उनका एक पहचान है शिक्षक। इसीलिए
जब तक मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाता तब तक मेरे पास एक स्टूडेंट का ही पहचान रहेगा। जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तब तब मेरे पास एक अपना पर्सनालिटी मिलेगा, अपना पहचान मिलेगा। मैं तो रुतबा के बारे में पूछ रहा था। पहचान तो ठीक है, आप तो पहले ही बता दें कि मैं एक आप समाज में पहचान बनाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए शानदार ही रहा आपका। आप ये बताइए कि आप जब हम पूछें आपसे कि समाज को क्या मिला, तब शिक्षा पर ले गए। ठीक है, तो क्या मैं ये सोच लूँ कि आप अगर आईएएस ऑफिसर बन जाइएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में ही देखिएगा। सिर्फ अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो जो सिर्फ स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 10 तक अभी फ्री एजुकेशन है। 10 के बाद पैसे कम लगते हैं, लेकिन लगते हैं, तो उसको तो आप फ्री कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा के अलावे और विभाग में आप क्या क्या काम करेंगे जिससे हमारे जो मतलब ग्रामीण एरिया का जो ग्रामीण क्षेत्र का जो निवासी लोग हैं उनको लाभ पहुँचे? सर, मैं आर्थिक स्थिति से भी समाज को विकसित करूंगा। तो कैसे? क्योंकि सर समाज का सबसे जो बड़ा ये सोच है वो है शिक्षा ही है, क्योंकि शिक्षा के बगैर हर समाज एक पीछे चला जाता है। इसीलिए सबसे पहले मैं शिक्षा पर ध्यान देकर हर एक आदमी को जॉब देना चाहता हूँ, जिससे हमारे समाज की आर्थिक स्थिति भी विकसित हो जाए। फिर आप शिक्षा पर ही चले गए। मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा ठीक है, मान लीजिए आर्थिक, आप यहाँ तक सही गए कि आर्थिक स्थिति ठीक रहेगा तब आगे कुछ हो पाएगा, लेकिन फिर आप शिक्षा में चल गए। मैं आपसे ये पूछा कि शिक्षा के अलावे ग्राम निवासियों के लिए आप क्या करेंगे? मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, फिर से आप सुनिएगा। जैसे शिक्षा को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, शिक्षा में हम वहीं तक बात करेंगे जहाँ तक वह 10 क्लास तक हम फ्री एजुकेशन जो हमारी सरकार जो दे रही है, सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वहाँ तक तो फ्री शिक्षा के आप उसमें बताएं, बहुत शानदार बताएं कि आप ये चेंज करेंगे, घंटी बाई घंटी क्लास चलाएंगे, और बाकी ये भी ध्यान रखेंगे कि टीचर लोग मतलब मौज मस्ती ज़्यादा न करें और स्टूडेंट पर ध्यान दें। ठीक है, ये तो शिक्षा वाला बात रहा। आप जब आईएएस बन जाइएगा तो अंडर सभी का अंडर आप ही में है, मतलब आप एक जिले का मालिक हो जाइएगा, जिसको हम ऐसे अगर देहात वाली भाषा में बोले, ग्रामीण भाषा में, तो आप राजा बन जाइएगा। तो सारे अंडर में क्राइम वगैरह, आर्थिक स्थिति, मतलब सारे जितने भी विभाग हैं आपके आपके अंडर ही आएंगे। तो एक शिक्षा को लेकर तो आप चल नहीं सकते हैं। शिक्षा को लेकर इतना ही चल सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आप 14 के अंडर तक जो है वो 10th क्लास तक पढ़ेंगे, लेकिन बाकी जो एज के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जैसे उनके लिए, और इसीलिए मैं बोला कि शिक्षा को छोड़ दीजिए, उसके बाद ग्रामीण लोगों के लिए आप क्या करिएगा, स्पष्ट भाषा में हमको समझाइए। सर, ग्रामीण निवासियों के लिए मैं बहुत सारा काम करूंगा। जैसे जो भी चीज़ें आज हमारे समाज में नहीं हो पा रही है, जिससे हमारे समाज को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों को मैं पूर्ति करूँगा। जैसे मैं हमारे समाज में बहुत सारी क्राइम भी होती है, इसको मैं रोकूंगा। और हमारा समाज आज पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है, इसे मैं दूर करूंगा। आप कैसे दूर कर सकते हैं, दो उसका ही बता दीजिए। जैसे आप समाज में जो आर्थिक स्थिति को दूर करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप जिला के मालिक हैं, कलेक्टर बन जाइएगा, तब कैसे दूर करिएगा? सॉरी, आप ये बताइए मुकरम जी कि चलिए ठीक है, तो जो भी बात हुआ हम लोगों में ग्रामीण के लिए बात हुआ, आप ये बताइए दो कि आप विभाग के लिए, ठीक है, जो विभाग के फायदे के लिए दो काम बता दीजिए मुझे कि आप क्या करिएगा। आप जब कलेक्टर बन जाइएगा तो आपके जितने सारे आएंगे, ठीक है, आपके अंडर में काम करेंगे, आपका सारे विभाग होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या दो काम करिएगा जिससे आपके विभाग के लोग जो है सारे सारे लोग संतुष्ट रहें और उन लोग को भी फायदा हो और ग्रामीण जनता पे भी फायदा हो। दो काम बताइए आप। सर, कुछ ऐसे भी कलेक्टर होते हैं जो अपने विभाग के जो लोग होते हैं उन्हें अपना गुलाम बना कर रखते हैं।
उन्हें हर चीज़ जो भी उनको काम करने के लिए होगा तो अपने विभाग को ही ऑर्डर देते हैं, जो चाहे गैर कानूनी हो या फिर कानूनी। इसीलिए मैं ईमानदारी पूर्वक अपने विभागों को कानूनी रूप से काम कराऊंगा जो उनके करने लायक है वो। जो करने लायक है वो तो आपको देखिए, मुकरम जी, मेरे ख्याल से आप गैर कानूनी किन्हीं के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। आप भले जिला के मालिक हैं, अगर आप कांस्टेबल को भी अगर फ़ोन करके बोलें कि मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ इस जिला का, ठीक है, ये आपको ये चीज़ कर देना है, समझ गए कि नहीं, तो वो भी गैर कानूनी अगर होगा तो आप कांस्टेबल से आप काम नहीं करा सकते हैं, समझ गए। जो भी आप काम करिएगा तो कानून के अंतर्गत ही आपको चलना होगा, काहे को जिला के मालिक भी हैं, जो भी कदम उठाना होगा सोच समझ के उठाना होगा। मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा था आपसे कि आप दो फायदे क्या करिएगा। एक चीज़ आपने बहुत शानदार जवाब दिया कि सभी को मैं गुलाम की तरह पेश नहीं आऊँगा, ये इसके लिए मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन दूसरा जवाब शायद आपको शानदार नहीं रहा, देखिए आप अगर बता पाएँ तो ठीक है। सर, मैं उनके लिए लीडरशिप की भावना रखूंगा और उन्हें मैं हर समय मोटिवेट करता रहूंगा। चलिए ठीक है सर। चलिए मुकर्रम जी, आईएएस बनना चाहते हैं, जिसमें आपका सपना है कि अपने इलाके की शिक्षा स्तर को सुधारेंगे। ये ध्यान रखिए कि रूल्स ये है कि कोई भी आईएएस को अपना क्षेत्र में भेजता नहीं है। अगर आप बन जाते हैं तो आपको गढ़वा जिला के निवासी हैं तो लगभग तो आपको गढ़वा में रखेगा नहीं, यहाँ तक कि पूरे झारखंड राज्य में आपको कहीं भी पोस्टिंग नहीं मिलेगा, आपको झारखंड के अलावा अदर स्टेट में ही देगा। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज़, आप जो रख रहे हैं कि मैं शिक्षा स्तर को सुधारूंगा, तो ध्यान रखिए आप एक आईएएस बन रहे हैं, न कि शिक्षा सचिव। तो शिक्षा स्तर आप इतनी आसानी से नहीं सुधार सकते हैं। थर्ड चीज़, जो आप अभी ब्लेम जो की है गवर्नमेंट शिक्षकों के ऊपर कि वो आराम से आते हैं और कोई भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते हैं, तो ये आपका ब्लेम सही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी विद्यालय में जितना संख्या में शिक्षक चाहिए उतना संख्या में शिक्षक अवेलेबल है नहीं वहाँ पे, क्योंकि जिस विद्यालय में, जो विद्यालय हाई स्कूल है, जिस विद्यालय में 18 शिक्षकों की ज़रूरत है, उस विद्यालय में सिर्फ 8 शिक्षक हैं, क्लास ढंग से चल नहीं सकता है। किसी किसी विद्यालय में 6 शिक्षक हैं, क्लास बहुत बेहतर ढंग से चल नहीं सकता है। इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि हमारे यहाँ के ग्रामीणों में चाहे या फिर और भी जगह पे उसका मेंटलिटी ही ख़राब हो चुकी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं है, इसलिए भी बच्चे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं वहाँ। तो ये ब्लेम करना आपको या हमें उचित नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे इंजॉय या शिक्षक इंजॉय करते हैं या मैं आईएएस बन जाऊँ तो सुधार लूँगा, इतना आसान नहीं है। उसके लिए शिक्षा सचिव या मुख्यमंत्री बनना होगा, तभी वो ये कर सकते हैं, समझिए। सिर्फ आईएएस बन करके शिक्षा स्तर नहीं सुधारा जा सकता है, कुछ थोड़ा मोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है, ये नहीं कहेंगे, ठीक है, वो भी, लेकिन अगर शिक्षकों की संख्या बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाए तब, समझ के। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी जवाब दे रहे हैं उसको सोच समझ करके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, ठीक है। आईएएस के लिए अभी, ठीक है, कितने एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं? आईएएस के लिए अभी तीन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं? पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम, इसके बाद मेंस एग्ज़ाम, इसके बाद इंटरव्यू। अच्छा, तो आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यस। चलिए, अच्छी बात है। कक्षा 6 से अभी 8 में आप स्टडी कर रहे हैं, तो अभी आप बताएं कि 6, 7, 8 तीनों क्लास के एसएसटी का रिवीजन करता हूँ मैं। यस। आप करते हैं? यस। चलिए, अच्छी बात है। तो मुझे कक्षा 6 के जो जियोग्राफी है एसएसटी, उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम बता दीजिए। क्योंकि आपका आंसर है कि मैं रिवीजन करता हूँ, इसलिए मुझे ये मतलब पूछने का हक है। बता दीजिए मुझे। सही। चलिए, कक्षा 7 के जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का नाम बता दीजिए। नहीं पता। चलिए, अभी जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा के जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का नाम बता दीजिए।
संसाधन। संसाधन है। यस। कक्षा 8 में अभी SST के कितने सारे बुक हैं जो आपको पढ़ने हैं या पढ़ रहे हैं? 3 बुक है। कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और जियोग्राफी। अच्छा, आपकी पॉलिटिक्स में लोकसभा और विधानसभा 2 चीज़ के बारे में शायद जिक्र किया गया है। यस। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में अंतर क्या है? लोकसभा जो कि कानून बनाती है और सॉरी सर नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी IAS बनने के लिए होड़ मची हुई है इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि जो कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम लिखते हैं उनका IAS में सिलेक्शन बहुत फास्ट होता है। यस। क्यों? क्योंकि ये बताएं। चलिए, अभी आप कौन से मीडियम से हैं? अभी हिंदी मीडियम से। अच्छा, हिंदी मीडियम से हैं। अच्छा, इंग्लिश सब्जेक्ट। यस। चलिए, इंग्लिश में मुझे आप बता दीजिए कि व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है, दुनिया है, इसमें बहुत सारे वर्ड है, बल्कि दुनिया ही वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें हम सभी को इतने सारे वर्ड को अध्ययन करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम सारे वर्ड को वर्गीकरण करते हैं, जिसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी वर्गीकरण को नाम है, जिसमें से 8 है। फर्स्ट है नाउन, इसके बाद प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद वर्ब, इसके बाद एडवर्ब, इसके बाद प्रीपोजिशन, इसके बाद कंजंक्शन, इसके बाद इंटरजेक्शन। तो आप बताएं कि जो दुनिया में सभी वर्ड हैं उस सभी वर्ड को क्लासिफिकेशन यानी बंटवारा किया गया है, तब जो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बना है। यस। तो जो नाउन बताए इसमें कौन से वर्ड को हम रखेंगे? नाउन में जैसे किसी व्यक्ति का नाम ही हो गया, और स्थान, भाव, और ये सब जितने भी ऐसे में ये सब वर्ड हैं, ये सब नाउन में रखे जाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसे ये का बता दीजिए वर्ड का जिस वर्ड को हम इंटरजेक्शन वाला ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, यस। कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसे हम इंटरजेक्शन वाला ग्रुप में रख सकते हैं और क्यों? जैसे वाव एक ऐसा वर्ड है जिसको हम इंटरजेक्शन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें एकदम मतलब हमारे जैसे कोई शरीर है, उसमें अगर कांटा चुभ जाता है तो हमें ये पता नहीं रहता है कि अभी हम लोगों को वाह बोलना है या फिर आउच बोलना है। अगर किसी अच्छा दृश्य को हम देखते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप निकल जाता है कि वाह। ये कोई निश्चित समय नहीं रहता है कि अभी जाके हम लोगों को वाह बोलना है, ये बोल के अपने आप निकल जाता है, इसी को इंटरजेक्शन बोला जाता है। चलिए, अच्छा, ठीक है। अब मुझे आप बता दीजिए कि अभी आप संसाधन की बात कर रहे थे। यस। संसाधन को हम कितने आधार पर बांट सकते हैं? संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। मैं पहला आधार पूछा हूँ, कितने आधार पर मैं वर्गीकरण कर सकता हूँ संसाधन का? 4। कौन कौन से आधार पर बांट सकते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, अच्छा, विकास के आधार पर, अच्छा, उपयोग के आधार पर, और फिर वितरण के आधार पर। ठीक है सर। चलिए, मुकरम जी, आप IAS बनना चाह रहे हैं? यस। चलिए, अच्छी बात है। क्या आप अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं? यस सर। तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, मैं हिंदी से कुछ पूछना चाहता हूँ। यस। ठीक है, क्या आप वर्ण बता सकते हैं? यस सर। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं सर, जो कि हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या आप वर्ण बता सकते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यस, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर, व्यंजन और फिर एक संयुक्त व्यंजन। क्या आप स्वर बता सकते हैं? क्या स्वर कहते किसको हैं? यस,
वे वर्ण जिनको किसी वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है, जो कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें स्वर बोला जाता है। जैसे में अ, आ, हर्ष ई, हर्ष दीर्घ ई आदि। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यस, स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। क्या और अन्य प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं क्या, जिसे उत्पत्ति के आधार पर यस या उच्चारण काल के आधार पर? यस क्या आप उच्चारण काल के आधार पर बता सकते हैं क्या कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यस सर। पहला अग्र स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जी। दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। क्या आप मध्य स्वर के संख्या बता सकते हैं क्या? यस सर। कौन होते हैं? एक होता है अ। चलिए ठीक है, थैंक यू। करम जी, आप आईएएस बनना चाह रहे हैं यस और आईएएस के लिए अभी से ही तैयारी में लग चुके हैं। यस तो आईएएस बनने के लिए तो आपको मैट्रिक इंटर ये सब करना ही होगा, यस बिना किए आप ग्रेजुएशन फाइनल नहीं कर पाएंगे। यस इसलिए अभी आपको सभी सब्जेक्ट में गहन अध्ययन करना होगा, यस क्योंकि अच्छा मार्क्स रहेंगे तभी आपके अंदर डेवलप माइंड होगा कि हम ये सब करने में सक्षम हैं, ये कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे। अगर आपका मार्क्स कम आया तो आपका जो पॉजिटिव माइंड है वो नेगेटिव हो जाएगा। यस चलिए, तो उसमें आप साइंस स्टडी करते होंगे, यस तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। आप ये बताइए कि जल में जो विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है। जल में सॉरी सर, चलिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आपसे। कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है, ठीक है, उसका धातु और अधातु दोनों में है। बताना चाहेंगे तो दोनों बताइए, वरना एक ही बता सकते हैं। यस सर। धातु जो है वो है पारा, चलिए ठीक है। अधातु? अधातु ब्रोमीन। ठीक है। और आपसे एक छोटा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप ये बता दीजिए कि चाकू से किस पदार्थ को आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, जो कि आप ये बताइए, सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल। चलिए ठीक है, थैंक यू, इट्स ओके। चलिए, मैं कर रहा हूँ। आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। अब इंटरव्यू में जो जो गलती आप किए हैं या सही किए हैं उसको आपको सुनना है। एंट्री आपका बहुत अच्छा रहा, शानदार। ग्रीट भी आप बहुत अच्छे से किए। सीटिंग आपका थोड़ा सा पीछे होकर के बैठ जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यूनिफॉर्म आपका ठीक ठाक है, लेकिन टाई को यदि आप टाई का जो पीछे वाला भाग है उसको एंगल में करके पिन लगा लेंगे या पिन टाइप का लगा लेंगे तो ठीक ठाक रहेगा। प्लस टाई जो है कॉलर के पास से वो सीधा नहीं है, उसको सीधा कर लेना था। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज लगभग ठीक ठाक है। सिर्फ कभी कभी आप बात करते समय अलग देख रहे थे, ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल जो आप कर रहे हैं, कोशिश है आपकी बहुत ज़्यादा बात करने के लिए, लेकिन आप जितना आंसर बता रहे हैं आप फंसते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आंसर हमें नहीं बताना है जिससे हम इंटरव्यू में फंस जाए, समझिए। प्लस में सुने होंगे कहावत में चाहे कभी भी कि हर सिक्के की दो पहलू होते हैं, ठीक है। वैसे ही हर बात का, हर समस्या का मतलब दो टाइप का समस्या होता है। किसी एक व्यक्ति से सुन करके या किसी एक तरफ के पक्ष को लेकर के हम जज नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे अभी आपका गवर्नमेंट स्कूल का आया था मामला, गवर्नमेंट स्कूल पे जो आप बात को बताएं
इसमें आप क्या बताएं कि उन लोग लापरवाही करते हैं या एंजॉय करते हैं। आप एक तरफ के अपनी दृष्टि से तो देख लिए, स्टूडेंट्स की दृष्टि से देख लिए, इधर के अगर कोई पेरेंट्स है उनकी दृष्टि से देख लिए, ठीक है, आपके कोई शिक्षक शायद कुछ बताए होंगे, या आप जो भी चीज़ गांव समाज में जो बताए होंगे, जो मेंटेलिटी है, इस चीज़ को आप देख लिए। लेकिन कभी भी आप ये जानने की कोशिश नहीं किए कि शिक्षकों की क्या क्या परेशानी है। अगर आप ये जान लें कि विद्यालय के पास रियल में क्या क्या समस्या है, विद्यालय का वास्तविक समस्या क्या क्या है, तो आप इतने धड़ल्ले से इस प्रकार से आप मतलब ये बयान नहीं रखते, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके दोनों पहलू को ध्यान में पहले रखना है, उसके बाद तब आपको स्टेटमेंट देना है। कोई सा भी चीज़ पहलू पर अगर पूछा जाए तब की बात है। समझ में आ रहा है? कैसा हो मीटर उठा दिया गया आपसे, तो ध्यान रखना है दोनों स्थिति में आपको अपने ये से होकर के देख लेना है, उसके बाद तब स्टेटमेंट देना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लगभग ठीक ठाक था आपका, प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगभग ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे कुछ नॉलेज होते ही जाएगा। कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक है, ज़्यादा प्रेशराइज हो नहीं रहे हैं, बस वही ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करना है, कम करना है, क्योंकि बात ज़्यादा करने की वजह से आप फंस जा रहे हैं, आपका एक्स्ट्रा सवाल पूछा जा रहा है। प्लस में आप एक पहलू पर जवाब देंगे तो आप जिनके ये पर आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको बुरा मानेंगे, प्लस मानहानि का FIR भी किया जा सकता है, बहुत कुछ है। इसलिए जब तक दोनों पहलू का ये ना रहे, अभी तो स्टूडेंट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों पहलू है। प्लस में आप IAS बनना चाह रहे हैं तो आपका इंटरव्यू जब होगा नेशनल लेवल पर, तो वहाँ आपका इंटरव्यू का एक एक वर्ड का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। अभी तो आप स्टूडेंट से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का ये प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन आगे आपके हर एक ये जजमेंटी का, हर एक निर्णय का, आपका हर एक वर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, और उसको बहुत अच्छा रहता है, तो उसको आगे कोशिश भी किया जाता है कि लागू कर दिया जाए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ ठीक ठाक रहा, थैंक यू।